नमस्ते, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। माय मराठीची क्षमा मागून आजची पत्रकार परिषद मातृभाषेच्या ऐवजी सुरुवातीला राष्ट्रभाषेमध्ये आपण करणार आहोत। मैंने ये घोषणा की थी कि कुछ चीज़ें आप सबके सामने दिवाली के बाद लाऊंगा। थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कागज़ भी निकल रहे थे, कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दिन पहले ही बुक्ड थे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। मैं जो बताने वाला हूँ ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पहले मैं दो कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना, इसकी रेकी ये शाह वली खान ने की थी। टाइगर मेमन के घर बम विस्फोट का जो कारस्थान हुआ उसकी मीटिंग में वे मौजूद थे, पूरे कारस्थान की जानकारी उनको थी। अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर गाड़ियों के अंदर जो आरडीएक्स भरा गया, वो आरडीएक्स भरने वाले ये शाह वली खान थे। और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार है या जिन्होंने इसमें सरकारी गवाह के रूप में काम किया, ऐसे लोगों ने इस बारे में पूरी बयान और पुष्टि करने के बाद कोर्ट ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी और अब ये जेल में है। दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल। ये जो सलीम पटेल है, आपको याद होगा कि स्वर्गीय आर पाटिल जी का एक समय वो कहीं किसी इफ्तार पार्टी में गए और उसके बाद आप लोगों ने न्यूज़ चलाई थी कि गुनहगार के साथ उनकी फोटो चली। आर पाटिल जी का उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फोटो चली, वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना पार्कर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। और हसीना पार्कर इनको जब 2007 में अरेस्ट हुई तो उनके साथ में सलीम पटेल को भी अरेस्ट हुई। और मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड अगर हम चेक करें और इंटेलिजेंस का भी रिकॉर्ड हम चेक करें तो दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पार्कर, या जिनको हसीना आपा कहा जाता था,
इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला यह सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती थी। और आप अगर उस समय के न्यूज आइटम्स भी निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो सलीम पटेल है, ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पारकर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। अब ये तो हुई ये दोनों की बात। अब इनका संबंध क्या है? अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह, 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी। और ये जगह कहां है कुर्ला में? LBS रोड पर। जिनको LBS रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइज्ड एरिया है। LBS रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। और मैंने आपको सारे कागजात दिए हैं, मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है? ये हुआ है मरियम भाई, विडो ऑफ गोवा वाला, मुंदिरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के ही लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन इन्होंने खरीदी, उस समय वहां रेट क्या था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वहां पर फोनिक्स मार्केट कुर्ला, आप लोग जानते हैं, LBS रोड पर ही आगे है। उसी साल, उसी समय 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। रेडी रेकनर रेट 8550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड, कुल 3 एकड़ LBS रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख। और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का, 20 लाख। अच्छा, पेमेंट किसको हुआ है वो भी आपको मैंने दिया है, इसी रजिस्ट्री में वो दिया हुआ है। अगर आप रजिस्ट्री का पेज नंबर 5 देखेंगे
तो नाही, आम्ही तुम्हाला याच्यावर दिलाय ते काय PDF वर दिली. दिली नसेल मिळाली तर मी येऊन जाईल. PDF वर दिलाय. 30 lakh. Now this indenture witness that in consideration of sum of 30 lakhs paid on the execution of these presents to the owner as per following particular. रुपीज 15 लाख किसको मिले? पार्टी नंबर 1 एंड 2, लेकिन 1 एंड 2 को नहीं मिले. उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर सलीम पटेल, इनके अकाउंट में ये 15 लाख रुपए गए. सलीम पटेल के अकाउंट में, उसका अकाउंट नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है. और फिर अ सम ऑफ 10 लाख पेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टू, वो किसको मिले? वो मिले शाह वली खान. वो सरदार खान कहते हैं उनको, सरदार खान को मिले. और इसमें भी आगे अगर आप देखेंगे, पीछे में मैंने सारी चीजें लगाई है, उनके फोटो वोटो सभी है जो खरीद की है. इसमें रिसिप्ट भी लगी हुई है. और रिसिप्ट में आप देखेंगे तो मोहम्मद सलीम पटेल की पूरी 15 लाख की रिसिप्ट है. और सरदार शाह वली इनके 5 लाख की, और 5 लाख बाद में दिए जाएंगे लिखा हुआ है. ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख रुपए में LBS रोड पर 3 एकड़ की जमीन. अच्छा, इसमें भी वो तो एक अलग है. इतने कागजात मेरे पास, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सारे कागजात नहीं दे रहा हूं. लेकिन अब इसकी रजिस्ट्री जब करनी थी तो एडजुडिकेशन किया, और एडजुडिकेशन करके उसमें फेक टेनेंट दिखाए. टेनेंट पावर ऑफ अटर्नी में अलग है, और जो रजिस्ट्री है उसमें अलग है, और एक्चुअल जब नक्शा डाला वो भी मेरे पास है. तो उस समय तो बड़ी जगह खाली है वहां पर, वो सारी चीजें. तो ये एडजुडिकेशन में इसकी कीमत कम दिखाने के लिए ये सारी चीजें की, और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया दिखाई एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े. मतलब 8,500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2,000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट, और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से, और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से. अब मेरा सवाल यह उठता है कि आप नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे. यह जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा. पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल यह उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय. ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे, इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया. इनके ऊपर टाड़ा लगा था. और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है. उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है. तो क्या यह टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो, इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? और हम अगर ये देखें
तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि 2003 में इसी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट भी बने, उन्होंने अपनी टेनेंसी ट्रांसफर भी की, वापस उन्होंने उसको खरीदा। और इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। आज आपल्या समोर क्या चालू? 4 प्रॉपर्टीज बद्दल आपण माहिती घेत आहे, एकूण 5 आहेत. त्या प्रॉपर्टीज मुंबईमध्येच आहेत का? त्यांचे थेट संबंध नवाब मलिकशी आहेत का? त्यांच्या परिवारामध्ये आहेत? फराज मलिक कोण आहे? दुसरा प्रश्न. आणि कोर्टात जाण्याचं कंटेम्प्ट तुम्ही करताय का? माझ्या माहितीप्रमाणे फराज मलिक हे त्यांचे सुपुत्र आहेत, आणि हो, या 4 प्रॉपर्टीजचा त्यांच्या परिवाराशी आणि इमिजिएट परिवाराशी देखील संबंध आहे। देखिए, मैंने उसकी जांच नहीं की है, मैं सही में बताता हूँ कि ये उसमें दिखाई है कि नहीं, वो मैं चेक करके आपको बताऊंगा। देखिए, ये तो जांच में पता चलेगा। अजूनही नवाब मलिकांच्या परिवारातच ती आहे। असं आहे की जी माझी माहिती आहे ती 2019च्या सुरुवातीला हे जे फराज मलिक होते हे त्यातनं रिटायर झाले आणि नवाब मलिक आले। मग नवाब मलिक रिटायर झाले, त्यांचे एक बंधू आले, आणि आजही आपण जर, कारण ते जे एका मोटरसायकल कंपनीला ते भाड्याने दिलं आहे, ते भाड्याने जे दिलेलं आहे त्याचं जे ॲग्रीमेंट आहे ते रजिस्टर केलं आहे, ते आजही फराज मलिकांच्याच नावाने रजिस्टर आहे। त्याच्या आधी डिफरन्स आहे। माझ्याकडे मिळाली, लगेच मी आपल्यापर्यंत आणली। आधी मिळाली असती तर आधी कारवाई केली असती। क्या जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार कह रहे हैं कि उनके कोई संबंध नहीं है, और खास करके अगर जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि हम हर तरीके की बात के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं कोई
शेरो शायरी में जाता नहीं हूँ, दीज आर हार्ड फैक्ट्स। आप गुमराह कर सकते हो, आप भटका सकते हो। आप देखिए, एक हम भी इतने सालों से राजनीति में, तो जब वार होता है तो उसको डाइवर्ट करके मीडिया अटेंशन डाइवर्ट कैसा करना हमको भी पता है, लेकिन उससे फैक्ट नहीं बदलती। फैक्ट तो आपके सामने, मैंने आपको तो सारे पेपर्स दिए हुए हैं, फैक्ट तो नहीं बदलती है। क्या ये दोनों टाड़ा के नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते क्या है, तो आप क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इसके जरिए? अरे भैया, रामायण आपको बता दिया और आप पूछ रहे हैं कि सीताराम की कौन है। क्या वो बचाने के लिए इनके नहीं, अभी ये तो एजेंसीज को ढूंढना ही पड़ेगा ना। आप भी बॉम्ब विस्फोट के कन्विक्ट से आप कौड़ियों के दाम पर प्राइस लैंड लेते हो, मतलब क्या है इसका? क्या मतलब है? अभी भी ये संपर्क में इनका परिवार या फिर डायरेक्टली नवाब मलिक है क्या? एक दूसरा आपने काले धन का जिक्र किया, तो उसके ट्रांजैक्शन को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है जो ब्लैक में दी? देखिए, अभी उनका संपर्क है कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी सलीम पटेल के साथ के ट्रांजैक्शंस उनके मेरे पास है। ये दोनों टाड़ा के आरोपी थे? क्या ये दोनों टाड़ा के आरोपी थे? मुंबई बॉम्ब स्फोट के आरोपी ये सरदार शाह अली खान थे और हसीना पारकर के साथ आरोपी ये जो सलीम पटेल थे। तुमच्या पत्रकार परिषदेच्या काही वेळापूर्वीच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली। काय तुम्हाला या सगळ्या संदर्भात वाटतं? त्यांना याची कुंतू लागली आहे सर? मला वाटत नाही की या संदर्भात ती असेल। सर, नवाब मलिकांनी गंभीर आरोप केले, नवाब मलिकांवर कुठली कारवाई झाली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? कारण तुम्ही यंत्रणांना पण देणार आणि 2005चं प्रकरण आहे, कुठली कारवाई होणार? नाही, मी 5च प्रकरण नाही देणार आहे, 11चंही देणार आहे, त्याच्यानंतरचंही देणार आहे, प्रकरण पुष्कळ देणार। मी सांगितलं मी 5 प्रकरणं देणार आहे। मी तुम्हाला काय पुन्हा सांगतो, माझ्याकरता सलीम जावेदची स्टोरी नाही, इंटरवल नंतरचा पिक्चर नाही। मी एक जबाबदार व्यक्ती आहे आणि नवाब मलिकांची माझी वैयक्तिक दुश्मनी पण नाही। त्यामुळे मी हे सगळी माहिती मी सांगितलं एक ॲप्रोप्रिएट अथॉरिटीला देणार आहे लीगल ॲक्शन होण्याकरता, आणि त्यांच्या प्रमुखांना देणार आहे, त्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी। ते आता बघूया। त्या 4 प्रॉपर्टीजचे तपशील हे मी एजन्सीजला देणार आहे। एजन्सीज त्या संदर्भात चौकशी करतील आणि एजन्सीजला गेलं की आपण लोक इतके हुशार आहात, माझ्या आधी एजन्सीजमधनं आपल्यालाच माहिती मिळते। दो चीजें इसमें प्रमुख तौर पर हैं। एक तो आपने इलीगल पैसे का ट्रांजैक्शन की बात कही है जो ईडी के पास जाता है, और चूंकि इंटरनेशनल लिंक और इस तरीके से एनआईए के पास का दोनों साथ में जांच करने और दोनों जगह साथ में सबूत देने वाले। देखिए, तो एजेंसियों को तय करना पड़ेगा। मैं स्वयं इसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स है या जिनको ये सारा कामकाज पता है उनको पूछकर कौन सी एजेंसीज के पास भेजना है तय करूँगा। मी ते नंतर तुम्हाला देईन काही संदर्भात। पण आत्ता माझ्याकडे जी माहिती आहे त्या माहितीमध्ये, म्हणजे मी खोटं बोलून काहीतरी करणाऱ्यांपैकी नाही, आत्ता जी माहिती माझ्याकडे आहे त्या माहितीमध्ये या टर्मला नवाब मलिक मंत्री झाल्यानंतरचे व्यवहार नाहीत। फार सुंदर प्रश्न आपण विचारला, ज्याचं उत्तर मी ऑलरेडी दिलं आहे की माहिती जेव्हा आली 2005ला हे घडलेलं आहे, त्याच्यानंतर किती गृहमंत्री झाले, ते का चूप होते? माझ्याकडे जेव्हा माहिती येईल तेव्हाच मी मांडेन ना। सर्व प्रॉपर्टीची माहिती तुम्ही प्रेसला जाहीर करणार आहात की ते एजन्सीला देणार आहात? मी एजन्सीजला देईल, कारण मी पुन्हा सांगतो की माझ्याकरता हा पॉलिटिकल स्कोरिंगचा विषय नाही, हा महत्त्वाचा विषय आहे।
क्या ये भी सीज होगी और इसका तो ऑप्शन होने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, ये तो एजन्सीज को तय करने दीजिए. सर, मंत्री आहे, नवाब मलिक आता मंत्री आहे, तुम्ही ही सगळी कागदपत्र आणि हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे देणार का आणि राज्यपालांपर्यंत पोहोचणार? आता आपण ही आयडिया दिली आहे तर मुख्यमंत्र्यांना देऊन देतो आणि राज्यपालांना देऊन टाकतो. With regards to the power of attorney that you mentioned in your thing, what is the exact allegation? Was the accused or was one of the convicts the power of attorney? Is that what you were saying? नाही, वन ऑफ द कन्व्हिक्ट्स वॉज ओनर अँड द अदर वॉज पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर. अदर वॉज पॉवर ऑफ अटर्नी. आता as I have already told you that I do not want to go into much details because that will confuse you. Otherwise I can prove that even the power of attorney are questionable. There are two power of attorneys, they are questionable. सर, तुम्ही महाविकास आघाडीमधल्या महत्त्वपूर्ण कॅबिनेट मंत्र्यावरती कागद पुराव्यांचा आरोप केलेला आहे. अंडरवर्ल्डशी संबंधित अजून त्यांचे काही तुमच्याकडे पुरावे आहेत का? आणि तुम्ही सेंट्रल एजन्सीला आता डॉक्युमेंट देऊन तुम्ही त्यांच्या पक्षप्रमुखाला देणार आहात, कारवाईची मागणी करणार आहात. मात्र विरोधी पक्ष म्हणून त्या सध्या मंत्रिपदावरती आहेत, त्यांच्यावरती त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी काय तुमची मागणी आहे का? मित्रा, पुरावे तर मी दिलेच आहेत, तुमच्याकडे आलेले आहेत. आणि शरद पवार साहेबांना एवढ्याकरताच देतोय की त्यांनी ते बघावे आणि त्यांनी कारवाई करावी. माझ्या मागणीने तर काही होणार नाही आहे. त्याच्यामुळे तेवढ्याकरताच मी शरद पवार साहेबांना देतोय की जरा तुम्ही बघा. विनय, जस्ट वन मोमेंट. हाँ, आपने कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स देंगे, ये राज्य की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी या सेंटर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? इट डिपेंड्स अपॉन मतलब किस प्रकार के व्यवहार हुए हैं, उस व्यवहार के आधार पर होगी ना. इफ इट इज अ ब्लैक मनी और इट्स अ बेनामी प्रॉपर्टी, देन इट विल बी कवर्ड बाय द सेंट्रल एजेंसीज. Otherwise, it goes to the state agencies. ED is also one of the Yeah, absolutely, because ED is also one of the options, because there is a black money involved into this, and IT is also an option, because the Benami Transactions Act, that comes under IT. If required, I can give it to them, not a problem. So you talked of total 5 years that you've been speaking of. One is of 2005. Can you give us a time frame of the 5 years, at least 4 of which you say are associated with the underworld? I've already told that 2011, most of them should be before 2019. नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत एक माहिती दिली आहे. ते असं म्हणतात की माझी भाजपशी लढाई नाही, तर एनसीबी मधल्या काही अपप्रवृत्ती आहेत त्यांच्या विरोधात ही लढाई आहे. आणि त्यात त्यांनी मोहित कंबोज, जे तुमचे निकटवर्ती आणि तुमच्या पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, यांचे आपल्याशी संबंध दाखवलेले आहेत. आणि आर्यन खान यांना खंडणी प्रकरणात किडनॅप करण्यात आलं, इतका गंभीर आरोप केलेला आहे. ते रोजच असे आरोप करतात. पहिल्यांदा तर मला आनंद आहे की त्यांनी सांगितलं भाजपशी माझी लढाई नाही. आमची काही नवाब मलिकांची लढाई नाही आहे, आमचा धुरा काही मिळालेला नाही आहे. पण ते सातत्याने भाजपवर आरोप करत आहेत. मोहित कंबोज यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे 1.5 वर्षापूर्वी भाजपच्या सगळ्या पदांचा त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. त्यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत वारंवार हे सांगितलेलं आहे की मी स्वतः हे करतोय. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं, मी माध्यमातूनच बघितलं की त्यांनी डिफेमेशनचा दावा त्या ठिकाणी केला आणि त्या डिफेमेशनच्या दाव्यावर नवाब मलिकांना नोटीस इश्यू झाली आहे. प्रश्न हा आहे, आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की नवाब मलिकांचा काही ग्रीव्हियन्स असेल तर त्यांनी तो मांडावा ना. समजा एका ऑफिसरबद्दल असेल, त्यांच्या वरिष्ठांकडे मांडावा. आपण मंत्री आहात, त्यांच्याकडे आपला विश्वास नसेल तर कोर्टात मांडावा. कोर्टात केस चाललेली आहे, तिथे मांडा ना. पण हे जे काही रोज मांडलेलं आहे, याचा अर्थ नेमका काय आहे? सेंट्रल एजेंसी के एक अधिकारी के ऊपर लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरीके से आरोप कर रहे हैं और नवाब मलिक का कहना है कि बीजेपी को सेंट्रल एजेंसी के भ्रष्ट अधिकारी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए. देखिए, अभी
पहली बात तो ये है कि मेरे इशू को आप डाइवर्ट मत कीजिए। आज का महत्व का इशू ये है, और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे ये इशू डाइवर्ट होगा। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो इसका जवाब दे देता हूँ। बीजेपी जितने अच्छे ऑफिसर हैं उनके साथ खड़ी रहेगी, और कोई ऑफिसर गलती करेगा तो चाहे सेंट्रल एजेंसी का हो या स्टेट एजेंसी का हो, उसके खिलाफ भी बीजेपी कार्रवाई करेगी। राष्ट्रवादी अध्यक्षांच्या दुसऱ्या कुठल्या पक्षाच्या नेत्याशी आपण पुरावे देणार आहात? नाही, दुसऱ्यांचा फायदा काय? फडणवीस साहेब, आपण लास्ट क्वेश्चन। नवाब मलिकाच्या बाबतीतलं अत्यंत गंभीर प्रकरण समोर आणलेलं आहे आणि तुम्ही म्हणालात की सगळे कागदी पुरावे तुम्ही शरद पवारांना देणार आहात, पण नवाब मलिक हे उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री आहेत आणि उद्धव ठाकरे या सरकारचं नेतृत्व करतायत, तर तुम्ही त्यांना ही कागदपत्र देणार आहात का? नाही, मी मगाशीच सांगितलं की आता मला फार चांगला सी सूचना दिली, माझ्या डोक्यात आधी नव्हतं, पण मी नक्की उद्धवजींना पण देईल, राज्यपालांनाही पाठवून देईल। चला, थँक्यू।